हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो जो सोशलिज्म इन यूरोप है बच्चे, वो हमने ख़त्म कर लिया है। 9th क्लास का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, और जिसका टाइटल क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका जो 1 पार्ट है वो हम फिनिश कर चुके हैं। 1 पार्ट क्या था? सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप कैसे आया, सोशलिज्म यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ और उसके क्या क्या रिजल्ट रहे, वो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, या फिर आज जो हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम शुरू करने वाले हैं, वो क्या है? रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या इसमें हुआ? तो स्पेशली इसमें 2 इंसिडेंट को हम पढ़ेंगे। जो फरवरी रेवोल्यूशन 1917 है, जिसमें जो मोनार्की गवर्नमेंट थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है 1917, उसमें जो एग्जाइटिंग गवर्नमेंट थी उसको जो सोशलिस्ट थे उन्होंने टूक ओवर कर लिया। तो यही जो 2 इंसिडेंट हैं या फिर रेवोल्यूशन है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम फर्स्टली हम क्या देखते हैं, द रशियन एम्पायर इन 1914, कि 1914 में रशियन एम्पायर किस तरह की थी, क्या थी वहाँ पर। तो रशियन एम्पायर का जो एम्परर था, वहाँ का जो राजा था, वो क्या था, उसका नाम क्या था बच्चे? वो था ज़ार निकोलस सेकेंड। ज़ार निकोलस सेकेंड क्या था? एम्परर था। कहाँ का? रशिया का। और रूल्ड रशिया, रशिया पर रूल्ड करता था। और उसके साथ साथ जो आज प्रेजेंट डे में फिनलैंड है, लत्विया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, कुछ पोलैंड का पार्ट, यूक्रेन और बेलारूस, ये सारी जगहें रशिया के साथ, ये आज का जो पार्ट है, आज जहां पर हम इनको देखते हैं, ये सारे अंडर कंट्रोल थे किसके? ज़ार निकोलस के। तो बच्चे आप जब ये पढ़ रहे हैं, जब कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको कुछ चीज़ इंडिकेट की जाती है कि ये कहाँ पर है। तो आप उसके साथ साथ अपनी बुक लेकर बैठें, और बुक के साथ साथ आप वर्ड का मैप लेकर बैठें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने वर्ड का मैप है आपके पास, वहाँ पर आपको बताए कि रशिया कहाँ है। और रशिया के साथ ये सारी जगहें, कौन सी जगह? फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। तो आप इनको इंडिकेट कर पाएंगे और यहाँ चैप्टर से और टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे इनको। वो सारी जगह आप उसमें देखेंगे। तो फिर अगर आप पढ़ रहे हैं, बुक आपके सामने है, मैप आपके सामने है, और ये वीडियो आपके सामने है, तो सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई भी कंट्री आपको पढ़ाई जाती है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करती है कि ये हमारे मैप में वहाँ पर है, वहाँ शो होता है, और वहाँ पर हमें ये दिखाई देगा। तो ये फ़ायदा आपको उससे हो जाएगा। कंट्री की जो पहचान है वो आपको आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे ईजिली। इसके साथ साथ यहाँ पर वो रूल कर रहा था, और उसके बाद उसने अपना जो एम्पायर था उसको और फैलाना शुरू किया, और स्ट्रेच करना शुरू किया। और उसके साथ जो आज प्रेजेंट डे में है, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट, गॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ये जो आज की बात करें, आज प्रेजेंट डे में ये है, ये कंट्रीज हैं, ये अंडर कंट्रोल थी ज़ार निकोलस की। मतलब इतना बड़ा एम्पायर था, ज़ार निकोलस जिसको रूल कर रहा था। तो ज़ार निकोलस वहाँ पर एम्परर था। और क्या था वहाँ पर? जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी किसकी थी? जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे, क्रिश्चियनिटी की मेजोरिटी थी। और उसके साथ साथ कुछ और भी थे, कुछ और क्या थे? दिस एम्पायर इंक्लूड ऑल्सो कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो मतलब क्या है, जो रशियन एम्पायर थी, या जो रशिया था, वहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी, मतलब ये लोग ज़्यादा थे। उसके साथ साथ कुछ कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो ये जो रशियन एम्पायर का स्ट्रक्चर था कि किस तरह से थी, कौन कौन लोग थे, कहाँ तक फैला हुआ था, कौन रूल कर रहा था, ये सारा हमने देख लिया है। तो रशियन जो एम्पायर है वो हमें समझ में आ गया है। तो आप इसे मैप में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप लीजिए और उसमें
इसको चेकआउट कीजिए सारी चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि रशियन इकोनॉमी की हम क्या बात कर रहे हैं। जो रशियन इकोनॉमी है वो किस तरह की थी, तो 85 ऑफ पॉपुलेशन अर्न देयर लिवली बाय द एग्रीकल्चर। मतलब जो रशिया की टोटल पॉपुलेशन था, जो टोटल पोर्शन था पॉपुलेशन का, उसका 85% एंगेज था किसमें, एग्रीकल्चर में। मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन किस में एंगेज था, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर से क्या कर रहा था वो, एग्रीकल्चर से अपनी लिविंग या फिर अपनी जीविका कमा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ अपने लिविंग के लिए या फिर जो अपनी बेसिक नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में एंगेज था। कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ऑन नीड। जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो क्या थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए तो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, वो मार्केट पर्पज से भी प्रोडक्शन कर रहे थे कि वो उनकी जो अपनी ज़रूरत है उसके अलावा जो सरप्लस है उसको वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। जो रशिया था एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था वीट का। एक्सपोर्टर था वीट का से मतलब कि वीट वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करने, मतलब अपने खर्च के लिए रखने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको वो दूसरी कंट्रीज़ को जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता। तो रशिया वाज द ग्रेटर और मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट। इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ को देखें, वहाँ पर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना हम कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ फाउंड इन पॉकेट। मतलब इंडस्ट्रीज़ क्या थी, फाउंड इन पॉकेट, मतलब पॉकेट में लेकर चल रहे थे लोग। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता बच्चे, इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ वर वेरी लो। मतलब इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी रशिया में। रशिया की बात कर रहे हैं ना कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो रशिया में काफ़ी लेट हुआ था, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल रीजन थे वो उतने फास्टली या फिर इतने स्पीडली वो सेटअप नहीं हुए थे। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी कम थी। जो मेनली जो रीजन थे या फिर जो प्लेसेस थे वो पीटरबर्ग और मॉस्को थे, जो इसको इंडस्ट्रियल एरियाज कहा जाता था, जिसको रशिया का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था, वो क्या थे, पीटरबर्ग और मॉस्को। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज थी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज सेटअप इन पीटरबर्ग एंड मॉस्को। सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्री के साथ साथ लार्ज फैक्ट्री एक्साइटिंग अलोंग साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप। ये क्राफ्ट वर्कशॉप का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज के साथ साथ वहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स भी थी जहाँ पर क्राफ्टमैन या फिर जहाँ पर लोग स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे थे, जहाँ पर वो छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे चीज़ों को। और ये बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वर्कशॉप ज़्यादा थी। तो एक टाइम ऐसा था कि जितना प्रोडक्शन वर्कशॉप में हो रहा है उतना ही जितना प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन वर्कशॉप में ही हो रहा है, मतलब इक्वली प्रोडक्शन हो रहा है। तो 1890 में एक्सपेंशन ऑफ रशियन रेलवे नेटवर्क, जब 1819 में जो रशिया का नेटवर्क था जब वो एक्सपेंड हो गया, जब रेलवेज एक्सपेंड हो गया, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। मतलब अगर रेलवे एक्सपेंड हो रहा है तो क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो रहा है, वो बढ़िया हो रहा है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है तो क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो होने लगा था। इसका क्या मतलब है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो फॉरेन कंट्री थी या फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थी वो अब रशिया में आकर क्या कर रही थी, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रही थी। अब वो रशिया में क्यों कर रही थी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो गया था और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं इंडस्ट्री की वो फुलफिल हो रही थी। तो फॉरेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगी थी, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज रशिया में सेटअप करने लगी थी। लेकिन
जो इंडस्ट्रीज थी वो मेनली इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज थी या फैक्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। कुछ ऐसी भी थी जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो अंडर कंट्रोल थी या सुपरविजन के थे में थी वो गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी फॉर्म किए हुए थे, लेकिन उन रूल रेगुलेशन को फॉलो बहुत कम किया जाता था। वो भी हम देखते हैं अभी। अब जो इंडस्ट्रीज इतनी इंक्रीज हो रही थी, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कॉल प्रोडक्शन डबल, जो कॉल का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। कॉल आप सब लोग जानते ही हैं कॉल को, तो कॉल का जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गया। और इसी के साथ साथ जो आयरन स्टील का प्रोडक्शन था, आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? क्वाड्रपल प्लस हो गया, मतलब वो 4 गुना हो गया। कॉल का प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ गया और आयरन स्टील का जो प्रोडक्शन था वो 4 गुना हो गया। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन? जो इंडस्ट्रीज के ऑनर थे, उनके मालिक थे, उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव क्या है? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या आपका मेन मोटिव क्या होगा? कि आपको उसमें प्रॉफिट हो, फायदा हो। तो यही जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएं, इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इससे क्या हो रहा था? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये ओनर थे, वो अमीर होते जा रहे थे और जो वर्कर थे वो एज इट इज थे, उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, वो वहीं के वहीं थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? जो अभी बात की थी ना कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो अंडर सुपरविजन थी गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन फॉर्म किए थे, जैसे मिनिमम वेजेस उनके लिए बनाया हुआ था कि इससे कम वेज आप अपने जो वर्कर हैं उनको नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जो लिमिटेड वर्किंग आवर किए थे कि इस इतने घंटे आप वर्क करेंगे। जैसे आज कोई भी फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर 8 घंटे होते हैं कि आप 8 घंटे तक वर्कर से काम करा सकते हैं। तो वहाँ पर 16 घंटे 18 घंटे वर्कर से काम लिया जा रहा था, तो उसको लिमिट कर दिया गया था कि आप उनसे लिमिटेड पीरियड में काम कराएंगे और उनको लिमिटेड मिनिमम वेजेस देंगे। लेकिन जो ऑनर थे, जो फैक्ट्री ऑनर थे, वो उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। उनको क्या कर दिया जाता था? ऑफन दीज रूल्स वर ब्रोकन, वो नजरअंदाज कर दिए जाते थे, वो रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिए जाते थे। और उसके बाद वो क्या करते? लॉन्ग वर्किंग आवर, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम कि जो वर्कर्स थे उनके साथ क्या क्या हो रहा था? लॉन्ग वर्किंग आवर, अभी भी उनसे 16 घंटे 18 घंटे काम कराया जा रहा है, लंबे लंबे टाइम तक वो काम करते हैं। और उसके साथ जो उनका वेजेस है वो बहुत कम है, पुअर वेजेस उनको दे रहे हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर अप टू 16 आवर, 16 घंटे उनसे काम किया जा रहा है। और उसके साथ भी उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। फैसिलिटी जैसे वर्कर वर अकोमोडेटेड इन रूम, डॉर्मी, जिनको डर्मिटोरीज कहा जाता था। डर्मिटोरीज मतलब उनके जो रहने की जगह थी या फिर उनके सोने की जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा छोटी जगह उनको दी हुई थी कि वो वहाँ पर सोने के लिए या फिर रहने के लिए। तो और वो भी जो वर्क था वो भी शिफ्ट में, कि एक शिफ्ट वर्क कर रही है और दूसरी शिफ्ट क्या कर रही है? सो रही है। तो अब जब वो दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, ये जो अभी सो रही है वो चली जाएगी काम पर और वो आकर सो जाएगी। तो बहुत ही लिमिटेड उनके पास वो था, स्पेस था, जिनको डॉर्मिटोरीज कहा जाता था, जो उनके सोने का प्लेस था, रहने का प्लेस था, उसको कहा जाता था। तो इनकी जो कंडीशन थी, इन सारी चीज़ों को देखकर हमें पता है कि कंडीशन उनकी मिजरेबल थी। ना वो अपनी फैमिली को अपने पास रख पा रहे हैं, ना उनको इतना कमा पा रहे हैं वो कि अपनी फैमिली को वो भेज सकें। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी खराब थी। तो रशियन रेवोल्यूशन में रशियन एम्पायर को हमने पढ़ लिया है बच्चे कि रशियन एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ, कौन कौन सी जगह उसके अंडर में थी और कौन कौन से रिलीजन वहाँ पर थे, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये सब हमने समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप मैप लीजिए, उसमें आप इनको जगह को इंडिकेट करिए। और वहीं पर जो रशियन इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी, क्या क्या उसमें था, इंडस्ट्रीज कैसी थी, कौन उनका ऑनर था, किस तरह से वो
फॉर्म हुई थी और कैसे वो रन की जा रही थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।